हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस एंड थर्ड चैप्टर परमाणु एवं अणु। तो जो आपका तीसरा अध्याय है साइंस का क्लास 9th का, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि परमाणु क्या होता है। परमाणु है एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है सूक्ष्मतम मतलब बहुत छोटा, अविभाज्य मतलब जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता। मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, हमने उसे छोटे रूप में बदलना है तो हमने उसके टुकड़े कर दिए, और अधिक छोटा करना है तो और टुकड़े कर दिए। तो इस प्रकार हमने उसको छोटे से छोटे रूप में बदलने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसी सीमा आएगी जिसके बाद हम उसको और अधिक छोटे रूप में नहीं बदल सकते। तो वहां पे वो जो क्या है, किस रूप में बदल गया, एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण के रूप में बदल गया, जिसे हम परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो परमाणु है यह सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई है, सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई है। रचनात्मक शब्द का अर्थ है किसी चीज का बनना। रचनात्मक मतलब किसी चीज की रचना जिससे वो बना है। मान लीजिए एक इमारत है, तो इमारत है तो उसमें कमरे होंगे, कमरे ईंटों से बने हैं, ईंटें बनी हैं तो रेत है, मिट्टी है, तो रेत मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं। तो इसका मतलब वो जो छोटे छोटे कण हैं वो उस बिल्डिंग का आधार है, उससे उस इमारत की रचना हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परमाणु हैं वो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट इज द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब है कि जो चीज कांस्टेंट रहती है, जो चीज चेंज नहीं हो रही। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के द्रव्यमान के योग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ मैंने एक रासायनिक समीकरण लिखी है, इसको हमने एक जनरल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है, जहाँ x और y ये अभिकारक हैं, तीर के लेफ्ट साइड पे अभिकारक होते हैं और इनकी अभिक्रिया से यहाँ बनते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में x और y अलग अलग है, इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ लिया हमने, जो भी उसका योग आएगा, और इधर जो z बना है, उत्पाद बना है, उसका जो द्रव्यमान आएगा, तो हम देखेंगे कि ये आपस में वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का स्थिर रहना। परिभाषा देखिए एक बार। किसी भी यौगिक में सभी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है, फिक्स होता है। फिर से उदाहरण लेते हैं, जैसे जल, ये सूत्र है जल के लिए, वाटर जिसको हम बोलते हैं। तो ये H2O जल का जो सूत्र है, तो जल में आप देख सकते हैं कि दो प्रकार के तत्व इसमें हैं, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें हम जब द्रव्यमान का अनुपात देखते हैं तो वो कितना होगा, 1:8। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात को लिखा गया है, तो ये 1:8 इसमें आया। अब चाहे जो वो जल है वो किसी भी अभिक्रिया में बना हो, मतलब हम अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, तो सब में मान लीजिए कि जो उत्पाद है उसमें हमें जल प्राप्त हो रहा है, तो कोई भी चाहे रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें हमें जल मिल रहा है, तो प्रत्येक प्रकार की अभिक्रिया में जल के लिए जो ये अनुपात है वो सदैव 1:8 ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। आगे है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं जो डाल्टन, उन्होंने परमाणु सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, कुछ मुख्य बिंदु जो हैं इसमें हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सभी द्रव्य अर्थात सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, ये भी हम परमाणु की परिभाषा में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। अब तत्व जो है वो एक ही तत्व
उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे, एक ही तत्व है तो उसके परमाणु भी एक जैसे होंगे, तो उन सभी का द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण भी एक जैसे होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में तत्व अब क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो अगर तत्व भिन्न भिन्न है तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या को कैसे मापा जा सकता है? अब जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि परमाणु बहुत ही छोटे आकार में होता है। अगर हम इसको एक कल्पना के माध्यम से और भी याद रख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि परमाणु कितना छोटा है, तो उसके लिए हम एक उदाहरण सोचते हैं। मान लीजिए हमारे पास लाखों की संख्या में परमाणु हैं और हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक परमाणु परत के रूप में जो है वो लगाते जा रहे हैं। तो लाखों परमाणुओं को भी अगर हम एक शीट के चट्टे के रूप में एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो भी हमें जो उसकी मोटाई है वो मात्र इस शीट जितनी मोटाई, क्या हम सोच सकते हैं इस शीट की कोई मोटाई होगी? तो हमें लाखों परमाणुओं के जुड़ने से भी जो है वो मात्र इतनी मोटाई की शीट जो है वो हमें प्राप्त होगी। तो इससे ही ये सिद्ध हो जाता है कि परमाणु जो हैं वो उनके आकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो इतने छोटे होते हैं। तो अब उसको मापने की जो इकाई है वो भी बहुत छोटी होगी। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर जो है वो बहुत छोटी इकाई है। जैसे आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 10 की पावर -9, माइनस में अगर पावर है तो हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू आती है। तो इसलिए परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है तत्वों के प्रतीक, सिंबल। अब हम तत्व जो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सभी तत्वों को उदाहरणों में पढ़ते हैं ना, तो इन सभी तत्वों के जो प्रतीक हैं वो किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं? तो जो आरंभिक समय में क्या था कि तत्वों के प्रतीक ये नहीं थे। पहले जिस जगह से वो तत्व प्राप्त हुआ, जिस स्थान से, या फिर उसके रंग के आधार पर, इस प्रकार से तत्वों के जो हैं वो प्रतीक रखे गए थे। परंतु जो हम आधुनिक तत्व कर रहे हैं, इनके जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, इन्हें IUPAC जो एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, उन्होंने मतलब इन तत्वों के प्रतीकों को जो है सिंबल्स को स्वीकृत किया है। तो इसलिए हमने इनको इस फॉर्म में लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, नाइट्रोजन N। चलिए इधर देखिए, अब सोडियम में Na। कुछ तत्वों में 2 अल्फ़ाबेट्स यूज हो रहे हैं, तो इसका एक छोटा सा रूल है कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो इसमें आपका कैपिटल होगा और अगला अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल होगा। देखिए क्लोरीन में C कैपिटल, L स्मॉल, एल्यूमिनियम इज Al, नेक्स्ट इज कोबाल्ट, दैट इज कैपिटल C एंड स्मॉल O। तो इन चीज़ों को जब हम बार बार क्वेश्चंस में या अपना चैप्टर में पढ़ते हैं तो ये अपने आप हमें जो है वो दिमाग में याद हो जाती हैं। तो एक बार आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और एक बार लिखना है। चलिए नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो सभी परमाणुओं के द्रव्यमान हैं वो किस आधार पे कैलकुलेट किए गए हैं, किस चीज़ को उन्होंने बेस माना, इकाई के रूप में क्या माना, जिस आधार पर तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हैं वो ज्ञात किए गए हैं। तो मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। यहाँ पे हम कार्बन 12 को जो उसका परमाणु द्रव्यमान है उसके 1/12वें भाग को यहाँ पे हम स्टैंडर्ड के रूप में लेके चलते हैं, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। तो इस आधार पे जो बाकी तत्व हैं उनके द्रव्यमान निकाले गए हैं। जैसे कि इस टेबल में मैंने शो किया है, हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन के लिए 12, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन 16 एंड लाइकवाइज अदर एलिमेंट्स। तो इस तरीके से ये परमाणु द्रव्यमान जो है वो तत्वों के निर्धारित किए गए हैं। चलिए अब परमाणुओं से आगे हम बात करते हैं अणु क्या है।
अणु जो है सिंपल लैंग्वेज में हम इसको जो बता सकते हैं कि परमाणुओं के जोड़ने से, संयोग से, मिलने से अणु बनते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भी आपस में जुड़ सकते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी जुड़ सकते हैं, तो मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु, इसको देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको O2 की फॉर्म में लिखा है। O2 मीन्स क्या है यहाँ पे कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़े हैं, तो ये अणु बन गया O2। और इस 2 परमाणुओं के जुड़ने के कारण ही हमने इसको क्या लिखा है? द्विपरमाणुक। एक और वे में ऑक्सीजन जो है वो अणु जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 लिखा है, तो इसका अर्थ हुआ कि 3 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हमने लिखा त्रिपरमाणुक। यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है आपको, मैंने लिखा है ओजोन। तो जो O3 है, जब 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ते हैं तो ये O3 जो है वो ओजोन कहलाता है। और ये आपने ओजोन परत टॉपिक जो है उसमें ये सुना है कि ओजोन क्या है, तो उसका सूत्र है ये O3। यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु में जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, मैंने लिखा है जल, अमोनिया। तो इसमें क्या है, देखो, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व आपस में जुड़े हैं, तो अलग अलग तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो उनको यौगिक भी बोला जा सकता है। सिमिलरली यहाँ मैंने अमोनिया लिखा है, जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है आयन। आयन शब्द का मतलब क्या है? आवेशित कण। आवेशित कण का मतलब कोई ना कोई उस तत्व पे आवेश होगा। आवेश को हम चार्ज भी जो है वो बोल सकते हैं। तो किसी ना किसी चार्ज स्पीशीज की बात हो रही है यहाँ पे, और ये जो आवेश है, जो चार्ज है, वो 2 तरीके से हम इसको नोट करते हैं। एक है धन आवेश, जिसको हम प्लस लिख रहे हैं, ऋण आवेश जिसको हम माइनस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो धन आवेश जो हैं वो धन आयन होते हैं, जो वो प्लस आवेश वाले होते हैं। ऋण आयन जो होते हैं वो ऋणात्मक आवेश वाले, मतलब माइनस चार्ज वाले आयन्स होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे NaCl, धन आवेश के लिए Na, सोडियम जो है ये धन आवेशित कण है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ऋण आवेशित कण है, तो इसलिए इस पे माइनस आवेश आएगा। तो कोई भी जो आवेशित कण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयन। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी कुछ हम आयन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र को किस प्रकार लिखा जाता है, इसके लिए कुछ एक रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं, तो फिर हम उदाहरण से ही जो है इसको समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, मैंने लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में नेम से पता लग रहा है कि तत्व का प्रतीक हो गया हाइड्रोजन के लिए H, क्लोराइड बोलने से हमें क्लोरीन का आइडिया हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तत्वों को लिख लिया H और यहाँ लिख लिया क्लोरीन। अब नीचे हमने यहाँ लिखा है संयोजकता। संयोजकता अपने आप में एक्चुअली एक अलग टॉपिक है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो में भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका थोड़ा सा जिक्र आ सकता है। तो संयोजकता जो है हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। फिर ये क्रॉस्ड वे में हमने इसको लेके जाना है, तो ये 1 वैल्यू H के लिए गई, ये भी 1 वैल्यू क्लोरीन के लिए गई। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? द फॉर्मूला इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। यहाँ दोनों जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के लिए हम 1 को मेंशन नहीं करते, ये अंडरस्टूड है कि ये 1 है, ये भी 1 है। देखिए नेक्स्ट में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन और क्लोराइड वर्ड से फिर से हम तत्वों के जो है वो सिंबल बना लेंगे, हेयर कार्बन एंड हेयर क्लोरीन। संयोजकता कार्बन की 4 है, क्लोरीन की 1 है, तो फिर इसको क्रॉस लेके जाएंगे। तो कार्बन के लिए ये 1 है, तो ये यहाँ पे हमने 1 को नहीं लिखा। क्लोरीन के लिए अब ये क्या है? 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 मेंशन किया है। तो ये सूत्र बन गया हमारा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ टेट्रा शब्द का मतलब है इस 4 से हमने इसको यहाँ पे क्या लिखा है? टेट्रा लिखा है। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और क्लोराइड से पहले हमने तत्वों को लिख लिया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये क्लोरीन का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे इन पे आवेश लिखा जाएगा, क्योंकि ये आवेशित कण हैं, ये आयन होते हैं। तो मैग्नीशियम पे आवेश है +2, क्लोरीन पे है -1। ये धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है। तो
आगे का रूल सेम है, हमने इसको क्रॉस करना है। मैग्नीशियम के लिए वैल्यू 1 चली गई तो हमने 1 को नहीं लिखा। क्लोरीन के लिए यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सूत्र इकाई द्रव्यमान। जब हम यौगिकों की बात कर रहे हैं, तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं हम, तो हम उनका द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं, कुल द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पीछे देखे हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, जल का उदाहरण लिया मैंने, वाटर को रिप्रेजेंट किया H2O। सबसे पहले एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 यूनिट। दिस U मीन्स हेयर यूनिट। जैसे किसी भी चीज को मापने की इकाई होती है, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान के लिए इसको हमने U निर्धारित किया है, जिसका मतलब है यूनिट्स। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिट्स। अब दोबारा से एक बार सूत्र को चेक कीजिए। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं इसमें 2, ऑक्सीजन है 1। तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम 2 को उसके द्रव्यमान 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और उसमें ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 को जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है 18 यूनिट्स। तो जल का जो कुल द्रव्यमान है वो आता है 18 यूनिट्स। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल। अगला सूत्र है HNO3, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो HNO3 में सबसे पहले उसी वे में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 यूनिट, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो अब सूत्र के हिसाब से चलिए, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, ऐड कर दिया इनका, 3 ऑक्सीजन थे, तो हमने पहले 16 को 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई, और फिर इसमें ऐड करना है। देन आंसर विल बी 63 यूनिट्स। इसी तरीके से हम जो है वो यौगिकों के परमाणु द्रव्यमान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मोल संकल्पना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोल कंसेप्ट। इसमें आपका थोड़ा सा देखिए मैथमेटिकल पार्ट होगा, जैसे आप मैथ्स में सम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही साइंस में भी कुछ मैथमेटिकल पार्ट रहता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो आपका थोड़ा मैथमेटिकल वर्क इसमें होगा, बट इजी है, कुछ फॉर्मूलाज आपको जो है इसमें समझने हैं। मोल संकल्पना, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों, और वो कण जो हैं वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, तो इनकी संख्या निश्चित होती है। 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है, और इस निश्चित संख्या का जो मान है वो है, इसकी वैल्यू है वो है 6.022 मल्टीप्लाई विथ 10⁻23। और इस फिक्स वैल्यू को एक नेम दिया गया है, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या, जो कि इस वैज्ञानिक के नेम पे इसको रखा गया है। तो एवोगैड्रो संख्या जो है ये मेन एक वैल्यू है जो कि मोल कंसेप्ट में यूज हो रही है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम करते हैं मोलों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, कुछ अलग अलग वेज से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका देखो मैं आपको सिखा रही हूँ, द्रव्यमान के ऊपर है। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लिखा है मैंने, दिया गया द्रव्यमान, जिसको हम स्मॉल m से लिख सकते हैं, और डिवाइड में लिखा है मैंने मोलर द्रव्यमान, जिसको हम कैपिटल M से लिख सकते हैं। तो हमें जो द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया है और जो हम सूत्र से निकाल लेंगे, दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, उससे मोलों की संख्या आ गई। उदाहरण देखिए, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 36 ग्राम ये तो हो गया जल का जो हमें द्रव्यमान दिया गया है, तो दिए गए द्रव्यमान को हमने ऊपर रख दिया, और जल है तो हमें क्विकली उसका फॉर्मूला आना चाहिए H2O, और फॉर्मूले से हमने ये कर चुके हैं कि इसका सूत्र जो है उसके बाद इसका द्रव्यमान ऐड करके 18 आ जाता है। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास इसमें मोलों की संख्या कितनी आ गई 2। अगला फॉर्मूला देखिए, इसमें भी हम मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, परंतु अब द्रव्यमान के ऊपर नहीं है ये, अब कणों की संख्या पर आधारित है। अगर हमें कणों की संख्या दी है तो ऊपर रखेंगे हम दिए गए कणों की संख्या, और नीचे रखेंगे हम एवोगैड्रो संख्या जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, जिसका निश्चित मान होता है। क्वेश्चन देखिए, 12.044 गुना 10⁻23, ये एक वैल्यू है हीलियम के परमाणुओं की संख्या की। तो इसमें हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो संख्या है ये दिए गए कणों की संख्या है,
तो देखिए नेक्स्ट हम इसको कैसे पुट करेंगे। n इज इक्वल टू दी गई संख्या डिवाइड में एवोगैड्रो संख्या, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2। चलिए इस कंसेप्ट को और इजीली आप समझ सकते हैं, उसके लिए मैंने आपकी एनसीईआरटी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस जिसमें गिवन है, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो इसको आप समझ लें। तो 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सल्फर के अणुओं की, यहाँ पे इसने फॉर्मूले में हमें पहले से S8 उसका फॉर्मूला दे रखा है। देखिए जो एक सल्फर तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट होता है, ये हमें याद रखना है। अब हमें फॉर्मूले में सल्फर के अणु कितने दिए हैं 8, तो हमने क्या करना है उस 8 को 32 से मल्टीप्लाई करके 256 यूनिट 256 यूनिट निकाल लिए। अब क्वेश्चन में हमें जो 16 ग्राम दिया है ये है दिया गया द्रव्यमान, तो इससे अब हम निकाल रहे हैं अणुओं की संख्या। पहले हमने जो ज्ञात की थी वो मोलों की संख्या थी, अब अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए मोल कंसेप्ट देखिए कैसे यूज होगा। दिया गया द्रव्यमान डिवाइड में मोलर द्रव्यमान पहले की तरह, और अब यहाँ एवोगैड्रो संख्या से हमने इसको गुना करनी है, तो दोनों वैल्यूज यहाँ रख दी, एवोगैड्रो संख्या से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको दिया है थर्ड चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। आई होप कि आपने अच्छे से इसे समझा होगा। थैंक यू सो मच।